अदालतों में कई तरीके के मुकदमे आते हैं, कोई निजी होते हैं, कोई छोटे समूहों के झगड़ों का होता है और एक बड़े बड़े स्तर पर हो रही लड़ाइयों को निपटाने का मामला होता है। लेकिन बहुत कम मसले ऐसे होते हैं जिसमें आधी आबादी शामिल होती है, उसके हक और तलफी पर चर्चा होती है। मैं हूं कुमार सौवेर और हमारे साथ सामने में बैठे हैं एस.एन. शुक्ला जी। एस.एन. शुक्ला जी बहुत सीनियर IAS अफसर रह चुके हैं और नौकरी के बाद अब वो प्रैक्टिस में आ गए हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। हाल ही उन्होंने सरकारी संपत्तियों पर एक याचिका दायर की थी, उसमें वो जीते हैं और युगांतरकारी फैसला उनके हक में आया था। एक नया फैसला उन्होंने अभी एक मसले पर लेकर के आए हैं। वो महिलाओं के हक तलफी कर के विरोध में उन्होंने बातचीत शुरू कर की है। वो चाहते हैं कि महिलाओं को उनका रेवेन्यू में, ज़मीन में उनको हस्तक्षेप मिले और उनका हक उनको मिल जाए। किस तरीके से हो, ये रेवेन्यू एक्ट 2006 के 108, 109 और 110 के संशोधन की बातचीत कर रहे हैं हाई कोर्ट में। 4 साल पुराना मामला है। एस.एन. शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आइए हम समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। शुक्ला जी नमस्कार, दुलत्ती में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं जानना चाहता था कि आपने रेवेन्यू बोर्ड के इन 3 धाराओं को चुनौती दी है हाई कोर्ट में, मामला क्या है, आप चाहते क्या हैं? जी देखिए, ऐसा है, इस याचिका का पूरा श्रेय याचिकाकर्ता को जाता है, जो स्वयं एक एडवोकेट हैं और ये उनकी सोच है पूरी तरह। उन्होंने इस विषय को देखा और ये पाया कि ये तो सचमुच अन्याय है महिलाओं के प्रति कि उनको कृषि भूमि में कोई हक नहीं मिलता है ज़्यादातर केसेस में। तो ये इसके लिए फिर उन्होंने, याचिकाकर्ता ने स्वयं एक जनहित याचिका तैयार की और सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने इसको डाला। तो उस समय ये विचार था उनका कि चूंकि इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जी दोनों पर वो अधिनियम लागू होता था, रेवेन्यू कोड के पहले का जो अधिनियम था, यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट, वो दोनों राज्यों पर लागू होता था, तो उत्तराखंड में भी इसका असर होगा। इसलिए 2 राज्यों से संबंधित विषय है, इसलिए इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी जनहित याचिका बना के स्वयं डाली थी इन पर्सन। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको कहा कि आप वहाँ हाई कोर्ट जाइए और बिकॉज यू हैव गॉट एन इक्वली एफिकेशियस रेमेडी इन द हाई कोर्ट, तो आपको वहाँ बराबर ये वहाँ भी ऐसी ही जो है सुविधा आपको उपलब्ध है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको हाई कोर्ट जाने को कहा। अब चूँकि ये दिल्ली बेस्ड हैं, तो इसलिए इन्होंने फिर ये काम मेरे सुपुर्द कर दिया। याचिका कौन है? याचिकाकर्ता मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला हैं, एडवोकेट। ये आपका जनहित याचिका है या आपकी निजी पारिवारिक? नहीं, ये इनकी जनहित याचिका है और इनकी अपनी सोच है, मैं ये कह रहा था। अच्छा जी। हाँ, ये इसमें एक जागरूक इसमें वकील मैं सिर्फ मैं इसमें सिर्फ वकील के तौर पर बाद में आया हूँ। जी ये इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ले गए थे जी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार फिर ये यहाँ हाई कोर्ट आ गए हैं। हाई कोर्ट में चूँकि ये स्वयं दिल्ली में रहते हैं, तो इसलिए फिर इन्होंने ये सुविधाजनक समझा के मेरे माध्यम से इसको हाई कोर्ट। शुक्ला जी, आप चाहते क्या हैं इस पूरी याचिका के तहत? देखिए, इस याचिका में जो महिलाओं के प्रति अन्याय हुआ है रेवेन्यू कोड में, उसको दूर कराने की बात है। और रेवेन्यू कोड की बात नहीं, उसके पहले जमींदारी एबोलिशन एक्ट में भी यही प्राविधान थे। तो तब इसमें भेदभाव जो होता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव है, इन जो धाराएं आपने बताई 108। लेकिन संविधान में तो लिंग का विभेद तो है नहीं। एग्जैक्टली ये आपने जैसे कहा, आर्टिकल 15 में स्पष्ट रूप से मना है कि जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। जबकि ये जो प्राविधान जिनको हम लोगों ने यहाँ चैलेंज करा है इस याचिका में, ये बिल्कुल जेंडर के ही आधार पर महिलाओं के प्रति जो भेदभाव हो रहा है इस विषय में, उससे संबंधित है। जी, तो इसमें आप 108, 109, 110 में रेवेन्यू एक्ट में क्या संशोधन चाहते हैं? इसमें ये हम चाहते हैं कि जैसे पहला
तीन तरीके से इसमें भेदभाव हो रहा है इस रेवेन्यू कोड में महिलाओं के प्रति। पहला तो यह है कि उनको एक निम्न श्रेणी का वारिस माना जाता है पुरुषों के मुकाबले जी। उसी कक्षा में जो पुरुष हैं वो वारिस बनते हैं, हकदार बनते हैं सक्सेशन के, उत्तराधिकार के, और महिलाएं जो हैं वो वंचित रह जाती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ये लड़का और अविवाहित पुत्री जी, ये ऊपर आते हैं विवाहित पुत्री से, तो विवाहित पुत्री को वो वंचित हो जाती है और अविवाहित पुत्री जो है और लड़के सिर्फ वो हकदार बनते हैं। इसी तरह से भाई और अनमैरिड सिस्टर, अविवाहित जो बहन है, उसका हक विवाहित जो बहन है उससे ऊपर माना गया है। तो ये जो केवल विवाहित होने के नाते जो वंचित किया जा रहा है महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से, उसके प्रति है ये। लेकिन जो मकान में तो महिलाओं का हक है पूरा, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो अचल संपत्ति है, तो आप एग्रीकल्चर लैंड पे भी चाहते हैं? होना चाहिए था जी जी, होना चाहिए था। इसमें कोई हमारे चाहने की बात नहीं है, ये तो संविधान कहता है। जैसे आपने स्वयं अनुच्छेद 15 का नाम लिया, ये अनुच्छेद 14 के भी स्पष्ट रूप से खिलाफ है। क्योंकि शुक्ला जी, हमारा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड पर अगर महिलाओं का हस्तक्षेप कर दिया जाएगा, जो कि विवाह के समय उनके कन्या धन के तौर पर दे दिया जाता है, जैसा सामान्य तौर पर माना जा रहा है, तो जब उनको धन दे दिया गया कन्या धन का, तो फिर पैतृक उनकी संपत्ति में किसानी जो बच्चों का पैतृक व्यवसाय है, उनका आजीविका है, उस पर हक तलफी नहीं होगी? नहीं, यो दोनों का कोई संबंध नहीं है। जो विवाह में कन्याधन जिसको आप कह रहे हैं या दहेज कहा जाता है, वो बिल्कुल फर्क चीज़ है, उससे इसका कोई मतलब नहीं। ये सीधे सीधे प्रश्न है संपत्ति के उत्तराधिकार का। जो कृषि भूमि है उसमें उनको हक मिले या ना मिले, क्यों न मिले, ये सवाल है। क्योंकि वो जो कन्या है वो उसी कक्षा में है जो शादीशुदा कन्या है, और जो जिसकी शादी नहीं हुई, वो दोनों ही पुत्रियां हैं। तो आप दो पुत्रियों के बीच में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? लिंग के आधार पर सिर्फ नहीं कर सकते। लेकिन फिर समस्या खड़ी हो जाती है कि जब एक बाप अब जमीन लेना चाहता है तो अपने बेटे के नाम पे लेता है, बेटी के नाम पे नहीं लेता है। लेकिन जब पति लेता है तो अपनी पत्नी के नाम पर लेता है और उसके रेवेन्यू छूट दिलाने के लिए लेता है, जहां तक कि मुझे लगता है। आपको कैसे लगता है? नहीं, जरूरी नहीं है, पति अपने नाम से भी लेते हैं। और इसमें प्रश्न इतना ही है कि महिलाओं को उनके अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है, जबकि दोनों ही पुत्रियां एक ही माता पिता की पुत्री हैं। तो सिर्फ, लेकिन कन्याधन तो उनको दे दिया गया ना? नहीं, कन्याधन का इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो लड़के की शादी में भी तमाम अनाप शनाप खर्च होता है, तो उसको क्यों मिलना? आप चाहते हैं कि बिल्कुल बराबर हिस्सा बचे? हम नहीं चाहते। ये संविधान कहता है, संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है, 15 कहता है। नहीं, चूंकि आप एडवोकेट कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पर भी उनका हस्तक्षेप। हम तो ये चाहते हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, कानून अपनी तरफ, मैं इसको पूरा कर दूं। याचिकाकर्ता ये चाहता है कि जो महिलाओं का हक है कृषि भूमि में संविधान के प्रावधानों के अनुसार वो उनको मिलना चाहिए। जी, बहुत मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, कानून अपनी जगह पर है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे आपने भी देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर अलग होता है और कानून अलग अलग तरीका है, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना होता है। उत्तर प्रदेश के खास तौर से पूर्वी मध्य क्षेत्र में बहुत छोटी छोटी जोत हैं। अंबेडकर जी ने उस पर एक बहुत बड़ा निबंध भी लिखा है कि छोटी जोत की समस्याएं। जब महिलाओं का हिस्सा फिर होगा, फिर तो छोटी जोत और भी छोटी हो जाएगी। और अब तो मैं कई जगहों पर देखा है कि एक बीघ में 20-20, 25-25 लोग खातेदार होते हैं। तो ये एक भयावह अराजकता की स्थिति नहीं आ जाएगी? इसका निदान कैसे खोजा जा सकता है? नहीं, वो तो जहाँ ये महिलाओं को जिन परिवारों में नहीं मिलता है अधिकार,
उनमें भी जोत छोटी हो जाती है, अगर पुरुष उत्तराधिकारी कई हैं हाँ। तो हो जाती है। दूसरे जो आज के प्राविधान हैं इसमें कोड में और उसके पहले एक्ट में भी था, जी। फ्रेगमेंटेशन तो होता ही रहा है। आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए फ्रेगमेंटेशन कृषि की ज़मीन दे सकते हैं। जी, जी। तो ऐसा नहीं है कि जो छोटी जोत का सिर्फ ये एक कारण बनेगा। छोटी जोत होने के कारण तो ऑलरेडी मौजूद हैं और उनको रोका नहीं जा सकता जी, है। एक एकड़ ज़मीन अगर है किसी के पास और अगर उसके 4 लड़के हैं तो एक चौथाई एकड़ ही मिलेगी उसको। सम्मान अपराध भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऑनर हिंसा के तौर पे। हम जानना चाहते हैं, जैसे जाट बहुल क्षेत्र है, ये पश्चिम का इलाका है जहाँ पर जमीन एक परिवार में संयुक्त रूप से है, वहाँ पर जब ये कानून अगर आपके हिसाब से लागू होता है तो क्या वो समिति, वो समाज आपको, वो खाप आपको बर्दाश्त कर पाएगी? मतलब उस महिलाओं को बर्दाश्त कर पाएगी? एक भयानक अराजकता नहीं आ जाएगी? जी नहीं। देखिए, अगर कोई भी व्यवस्था असंवैधानिक व्यवस्था इस कारण से जो है जारी नहीं रखी जा सकती। ये कोई एक कारण या कोई वजह नहीं हो सकती है असंवैधानिक कानून को बनाए रखने के लिए, और न ऐसी कोई अव्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए कि जब कानून में ये आ जाएगा कि सबका हक है, आजकल दरअसल देखा जाए तो लड़कियां जो हैं वो माँ बाप की ज़्यादा ख्याल करती हैं, और ज़रूरी नहीं है, लड़के तो गांव से निकल के अपना शहरों में नौकरी करने निकल जाते हैं, लेकिन लड़की फिर भी जो है वहाँ अगर उसको ज़मीन में हक मिलेगा तो ज़्यादातर चांस है कि वो जाके जो है वहाँ अच्छी तरह देखभाल अपने माँ बाप की कर पाएगी। तो टू द पॉइंट बात बताइए। मैं टू द पॉइंट ही कह रहा हूँ कि लड़के विशेष रूप से उपयुक्त हैं माता पिता की सेवा के लिए, ऐसा कुछ नहीं है आजकल उल्टा मैं जो देख रहा हूँ वो उल्टा है। लड़कियां जो है अपने पेरेंट्स के लिए वो उनको ज़्यादा फिक्र होती है। ज़्यादा पारिवारिक ढांचा भी तो बुरी तरह टूटेगा। नहीं, कोई पारिवारिक ढांचा तो वैसे भी अब तो जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा ही नहीं है। अब तो ज़्यादातर बच्चे शादी के बाद अलग ही से, तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को मिलने से वो अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, वो फिर भी बाहर जाके नौकरी करेंगे, बाहर जाके काम ढूंढेंगे, बिजनेस करेंगे और खेती का भी फायदा उठाएंगे। नहीं, मैं मेरी 2 बेटियां हैं और लड़का कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, 2 ही बेटियां हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे 2 टूक बातचीत करना चाहता हूँ। आप सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं या भूखे शेर को जंगले से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम तो सिर्फ जो कानून में जो असंवैधानिक कानून है उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं और सबको न्याय दिलाने की बात करते हैं, क्योंकि संविधान में हर जगह ये आया है, प्रेम्बल से लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक सब जगह ऑल सिटीजन्स की बात होती है। तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था होगी या सिर्फ महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था होगी। हम लोग तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ये कानून है ये असंवैधानिक है, ये अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन है, उसके कारण गिनाए हैं हम लोगों ने, उस पर न्यायालय विचार कर रहा है। 36 साल की नौकरी आपने कोई भी असंवैधानिक कानून केवल समाज के कुछ लोग क्या चाहते हैं या पुरुष वर्ग क्या चाहता है इसके आधार पर उसको नहीं लागू रखा जा सकता। लेकिन ये जो जनहित याचिकाएं हैं संवैधानिक मामलों, ये तो मैंने रिटायरमेंट के बाद ही शुरू करी। तो हाथ साफ कर रहे हैं संविधान में? जी, संविधान में अब संविधान के एनोमलीज में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं? नहीं, संविधान का हस्तक्षेप नहीं कर रहा, संविधान का पालन कराने की चेष्टा कर रहा हूँ। जी। 2005 में भी उत्तराधिकार का संशोधन आया था, 2011 में उसको लागू कर दिया गया था। उसमें भी तो स्त्री की आज़ादी पर बातचीत की गई थी। नहीं, 2005 में इसमें जमींदारी एबोलिशन एक्ट, हिंदू एक्ट पे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हम लोग तो यहाँ इस समय जमींदारी, ये जो लैंड रेवेन्यू कोड है उसके प्राविधानों पे बात कर रहे हैं ना? जी। तो अंतिम दौर का प्रश्न है ये, छोटी जोत की समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, जो कि आपकी इस याचिका के मान जाने के बाद छोटी जोत की बड़ी समस्या भयावह आ जाएगी, उससे कैसे निपटने का नजरिया आपके पास, कोई दृष्टि है? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी जोत की समस्या जैसे मैंने कहा आज भी है,
और वो कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं होगी। ये बात दूसरी है कि लैंड होल्डर्स की संख्या हाँ थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि उसकी देखभाल में कोई कमी होगी। एक पक्ष ये भी तो आएगा कि शहरों की तरफ से पलायन आएगा। वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा है। तो सर आप चाहते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था बिल्कुल ढांचा तो नहीं हो जाएगी? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक समझिए ये एक दलील है, ये संवैधानिक प्राविधान है उनको जारी रखने की। अपने पूरे नौकरी में आपने महिलाओं के लिए क्या क्या ऐसा काम किया जिसको उल्लेखनीय हम माने? नहीं, ऐसे अलग से तो हमने मैं क्या बताऊं आपको कि क्या काम करा, लेकिन हाँ जो भी मामले मेरे सामने आए होंगे 35 साल की सर्विस में, तो उसमें जो भी न्यायोचित आदेश हुआ है वो हुआ, क्योंकि हमारे किसी भी निर्णय को जहाँ तक मुझे याद है न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। शुक्ला जी, कोई नया चीज़ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मसले पर? जी, मेरी बात तो खत्म हो गई, आप कुछ दूसरी बात कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए हमको और कुछ नहीं कहना है, हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि इस विषय में बहुत विलम्ब हो गया। और इस मामले में जो सबसे तकलीफदेह बात यह है कि जो एडवोकेट जनरल होता है वो सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, और वो सरकार का ही ऑफिसर नहीं होता है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है उच्च न्यायालय के लिए भी। तो महाधिवक्ता तो लगातार आ नहीं रहे हैं। एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ। ये उसकी जिम्मेदारी होती है न्यायालय के प्रति भी कि वो न्यायालय को सही विधिक स्थिति क्या है इससे अवगत कराए। अनफॉर्चुनेटली इसमें जिस तरह से वो लगातार पिछले 26 महीने से गैरहाजिर रहे हैं न्यायालय में, बार बार निर्देशों के बाद भी, ये कष्टदायक, और ये इस बात को दिखाता है कि वो अपने दायित्व के प्रति कितने सजग हैं। जैसे मैंने कहा, वो कोर्ट के भी ऑफिसर हैं और ये उनका विधिक दायित्व है कि वो कोर्ट को सही विधिक स्थिति बताएं। इससे वो क्यों कतरा रहे हैं, ये हमारे समझ के बाहर। दो शब्द में बताइए उनके व्यवहार का औचित्य क्या है, उनका नाम क्या देंगे आप? नहीं, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये उनके पद के अनुरूप है, मैं इतना ही कहूँगा। बाकी तो देखने का काम न्यायालय का है। आपने देख लिया ऐसे शुक्ला जी को, शुक्ला जी के ख्याति, उनके मुकदमे पर बहुत लंबे लड़ाई लड़ी उन्होंने, लेकिन समय लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब भी मिला सबसे पहला मुकदमा उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लड़ा और अजीमुशान तरीके से उसको जीता है। अब ये मसला है महिलाओं को उनके हक से को लेकर के, और जो अब तक उनकी हक तलफी हो रही है उसके खिलाफ एक याचिका दायर। फिलहाल इस पूरे मामले में है 4 साल तक महाधिवक्ता अदालत में नहीं आए हैं। सवाल उठा रहे हैं शुक्ला जी, और शायद इसके बाद आप भी देखेंगे। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सवीर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।